एपिसोड 17। कहानी अब आगे। ऑफिस। रेयांश मीटिंग अटेंड कर रहा था पर उसका मन मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों फील हो रहा है उसे। उसके चेहरे पर भी काफी पसीना आ रहा था। ये देख रघुवीर धीरे से उसके चेयर के पास जा बोले, बेटा रेयांश, क्या आप ठीक है? आपको इतनी पसीना क्यों आ रही है? अगर आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है तो हम मीटिंग किसी और दिन कर लेंगे, आज कैंसिल कर देते हैं। रघुवीर अपने पिता होने के नाते बोल रहे थे, पर रियांश ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि आज ये मीटिंग उसकी कंपनी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर वो इसे टाल कैसे सकता था। इसीलिए वो अपने कोट की जेब से रुमाल निकाल चेहरे के पसीने को पोंछते हुए धीरे से बोला, नहीं पापा, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं इसे आज ही अटेंड करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। वो बस जरा गर्मी लग रही थी, अब बेहतर फील हो रहा है। पक्का बेटा? रघुवीर वापस से पूछे तो उनके बात को सुन रियांश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फाइन, आप इतना मत परेशान हुई। रियांश ये बोल मन ही मन खुद से बोला, प्लीज भगवान जी, जो भी गलत होने वाला है उसे रोक दीजिएगा। मेरा मन बहुत बेचैन है, ऐसा लगता है कि परिधि किसी मुसीबत में पड़ने वाली है। उसकी हेल्प कीजिएगा। सिंघानिया हाउस। अरे अब क्या तुम्हें लिख कर दूं कि तुम गाड़ी चला सकती हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कब से नयन बेटा दर्द की कराह रही है, कहीं अंदरूनी चोट ना लगी हो। बस जल्दी से इसे संभाल कर गाड़ी में बिठाओ और लेकर हॉस्पिटल चलो। रेशमा एकदम कर्कश आवाज में बोली। उसकी बात सुन परिधि झट से आगे बढ़ कोमल की सहायता से नयन को अपने कंधे के सहारे घर के बाहर गाड़ी तक ले गई और उसे उसमें आराम से बिठाते हुए खुद जल्दी से गाड़ी के ड्राइव वाले सीट पर जाकर बैठ गई। तभी गाड़ी के अगले सीट पर रेशमा भी बैठ गई और पीछे वाले में सुगंधा। सबको एक साथ गाड़ी के अंदर आते देख परिधि झट बोली, कोमल आप एक काम कीजिए, आप घर पर ही रुक जाइए। अगर हम सब एक साथ इस तरह से हॉस्पिटल चले जाएंगे तो फिर पापा जी और रियांश जी जब आएंगे तो हम में से किसी को न देख परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मासी जी और माँ तो जा ही रही है ना। परिधि की बात बिल्कुल सही थी, इसीलिए उसकी बात में रेशमा ने भी हामी भर दी और कोमल घर पर ही रुक गई। परिधि भगवान का नाम लेकर गाड़ी ड्राइव करने लगी। अंदर ही अंदर उसे डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वो सीखी तो थी कार ड्राइव करना, पर कभी जरूरत नहीं पड़ी तो यूज नहीं करती थी और आज अचानक से चला रही थी। बस किसी तरह सही से हॉस्पिटल पहुंच जाए, इतना ही सोच रही थी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो जिस लड़की की मदद करने में लगी हुई है, दरअसल वो उसी के जिंदगी में एक बड़ा भूचाल लाने की साजिश करने में लगी हुई है। रेशमा बीच बीच में नयन से पूछती रहती, बेटा तू ठीक तो है ना? हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। नहीं रेशमा माँ, मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बार बार रंग बिरंगी डायलॉग उन्हें चिपका देती थी। अगर इस परिधि ने इस तरह से गाड़ी चलाकर मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो रेशमा माँ की नजरों में ये एक पल में महान बन जाएगी, और वो जो इसे जरा भी पसंद नहीं करती है झट से पसंद करने लग जाएगी। लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा भला कैसे होने दे सकती हूँ? अगर ये गाड़ी सही से चला पाएगी तभी ना। इतना बोल नयन के चेहरे पर एक डेविल वाली हंसी आ जाती है, जिसे वो ज्यादा देर तक अपने चेहरे पर नहीं रहने देती है। चूंकि वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, इसीलिए वो सोचे जा रही थी कि ऐसा क्या करे कि परिधि गाड़ी को ठोक दे। तभी उसे कुछ सूझता है और वो सोच वो एकदम से अपने साड़ी में लगे एक सेफ्टी पिन को खोल सबसे नजरें बचाते हुए धीरे से परिधि के कंधे पर चुभो देती है। यूं एकाएक कुछ गिरने की वजह से परिधि का कार स्टीयरिंग पर से हाथ छूट जाता है और कार एकदम इधर से उधर चलने लगती है। तभी सामने से एक साइकिल पर आदमी आ रहा होता है। जैसे ही परिधि की नजर उस पर जाती है, वो जल्दी से वापस कार की स्टीयरिंग पकड़ उसे संभालने की कोशिश करने लगती है। इस तरह एक्सीडेंट होते हुए देखकर रेशमा एकदम से परिधि पर बरसने लगती है, पर इस वक्त परिधि अपना पूरा फोकस गाड़ी से उस साइकिल की टक्कर ना हो वहां देती है और कोशिश करते करते फाइनली वो गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाती है। वो जाकर सड़क के साइड में उसे रोक एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, धन्यवाद भोलेनाथ, अभी परिधि के जान में जान आई ही थी क्या? तभी रेशमा बहुत जोर से उसे डांटते हुए बोली, अगर नहीं चलानी आती थी तुम्हें गाड़ी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोली? तुमने क्या सोचा कि ये सब नाटक करके तुम मेरी वाह ले लोगी? अभी हम बाल बाल बचे हैं। अगर अभी भगवान हमारा साथ ना देते तो हम सब के सब मर चुके होते। प्लीज दीदी आप चुप, एकदम चुप रहो तुम छुटकी, तुम्हारी बढ़ावा ही इस लड़की को इतना बिगाड़ के रखे हुए है। आज तुमने देखा ना कि कैसे ये हम सब की जान को अपने दिखावा के चक्कर में गंवाने वाली थी। वो तो भगवान ने हमें बचा लिया, आज नहीं तो। मैं जानती हूँ रेशमा मासी कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके लिए आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगा, पर इस वक्त नयन जी को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। हम हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं, चलिए। परिधि बहुत दुखी मन से ये बात बोल गाड़ी से निकल नयन को अपने सहारे उतारने लगी।
नयन भी आह करते हुए गाड़ी से नंगराते हुए निकली, पर मम्मी ही मन परिधि के उतरे चेहरे को देख खुद को शाबाशी देते हुए बोली, वाह नयन, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब तूने एक ही तीर से दो निशाने कर डाले। एक तो खुद को नकली चोट दिखा इस घर में रुकने का प्लान भी बना डाला, और दूसरा इस बूढ़ी माताश्री के नजरों में परिधि को गलत भी साबित कर दिया। वाह, ये हुई ना बात। शाम का वक्त हो गया था, लगभग 6 बज रहे थे। रियांश ऑफिस से आते टाइम परिधि को बार बार कॉल लगा रहा था, पर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी, जिस वजह से उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। बस वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। सिंघानिया हाउस। जैसे ही कार घर के बाहर रुकी, वो झट से कार से हड़बड़ाते हुए निकलने लगा। उसे इतना उतावला देख रघुवीर उसका हाथ पकड़ते हुए पूछे, बेटा हमने आपसे ऑफिस में भी पूछा था, क्या बात है? आप इस तरह इतना हड़बड़ाए से क्यों घर चले जा रहे हैं? कोई खास बात नहीं है पापा, वो मुझे वॉशरूम जाना था तो बस इसीलिए जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बाकी कोई बात नहीं है। ओह तो ये बात है, हम भी ना बेकार में घबरा रहे थे। अच्छा आप जाइए, हम आते हैं। रघुवीर को लगा शायद रियांश सच बोल रहे हैं, इसीलिए उसकी बात सुन उसे तसल्ली मिल गई। इधर जैसे ही रियांश घर एक अंदर तेजी में चलते हुए आया, पूरे घर में इतनी शांति देख वो घबराते हुए खुद में बोला, ये घर में इतनी शांति क्यों है? इस वक्त तो परिधि किचन में होती है और बाकी सब हॉल में, पर आज कोई कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरा मन पहले ही घबरा रहा था। जरूर कोई बात है। माँ परिधि, रेशमा मासी, कोई तो जवाब दो। रियांश दौड़े जा रहा था और साथ ही साथ सबको आवाज भी लगा रहा था कि तभी कोमल रियांश की आवाज सुन झट से अपने कमरे से दौड़ते हुए निकल बाहर आ बोली, भाई कोई भी घर में नहीं है। रियांश कोमल को जैसे ही अपने सामने देखता है, झट से हड़बड़ाते हुए उसके पास भागकर जा पूछा, कोमल, कोमल तुम जब यहाँ पर हो तो बाकी के सारे घर वाले कहाँ हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और परिधि, वो कहाँ पर है? कुछ तो बोलो। रियांश एक के बाद एक कर क्वेश्चन किए जा रहा था। कोमल को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो कुछ बोल पाए, तभी वो जोर से बोल पड़ी, रियांश भाई एक मिनट। कोमल के बोलने से रियांश थोड़ा चुप हो गया, तभी कोमल बोली, भाई आप सब से आए हो, बस बोले ही जा रहे हो, मेरी भी तो सुन लीजिए। दरअसल घर में कोई भी नहीं है, सभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। कोमल ने जैसे ही ये बात कही कि सभी हॉस्पिटल गए हैं, तो रियांश और ज्यादा घबरा गया और घबराते हुए बोला, क्या सब हॉस्पिटल गए हैं? पर हुआ क्या है? और सब हॉस्पिटल क्यों गए हुए हैं? बोलो कोमल। भाई डोंट पैनिक, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस थोड़ा सा नयन को चोट लग गई थी। दरअसल फर्श पर पानी की वजह से वो फिसल गई और उसे पैर में, कमर में जरा सी मोच आ गई। अब आप तो जानते ही है मासी को कि नयन को लेकर वो कितना परेशान होती है, इसी वजह से परिधि भाभी उसे गाड़ी ड्राइव कर हॉस्पिटल लेकर गई हुई है। घर में इतना कुछ हो गया और तुम में से किसी ने मुझे कॉल कर कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो भाई दरअसल सब कुछ उतनी हड़बड़ी में हो गया कि आपको कॉल करने का मौका ही नहीं मिला, और फिर भाभी ने बताया कि आज आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए किसी ने भी आपको नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मीटिंग का सोच कॉल नहीं किया, पर वो मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही है? मैं कब से लगा रहा हूँ। भाई दरअसल भाभी का मोबाइल घर पे ही रह गया है, जल्दी जल्दी के चक्कर में। मैंने भी अभी अभी ही देखा। क्या? अच्छा तुम घर पर ही रुको, पापा का ध्यान रखो, मैं अभी जाता हूँ हॉस्पिटल। इतना बोल रियांश दौड़ते हुए हॉल में आया ही था कि तभी दरवाजे की तरफ नजर जाते ही उसके कदम एकदम से रुक गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रियांश कोमल को पापा का ध्यान रखने का बोल घर से दौड़ता हुआ बाहर जाने लगा हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन अभी वो हॉल में ही पहुंचा था कि तभी उसकी नजर सामने दरवाजे से आ रहे सभी पर एक साथ पड़ी। सबको देखो एकदम से उनकी तरफ दौड़ गया और हड़बड़ाते हुए परिधि को पकड़ पूछने लगा, परिधि, परिधि तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे? बताओ परिधि। रियांश को इतना परेशान परिधि के लिए देख रेशमा गुस्से से बोली, रियांश बेटा तुम्हारी परिधि को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि आज तो इसने हम सबको भगवान के घर पहुंचाने की सोच ही लिया था। वो तो भगवान जी ने ही हम सबको मरने से बचा लिया, वरना आज तो इसने हद ही कर दी थी। प्लीज मासी आप ये क्या, परिधि को हर वक्त डांटते ही रहते हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि इसके हाथ से खून निकल रहे हैं? बस आपको परिधि में कमी ही नजर आती है। परिधि तुम चलो मेरे साथ, मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ। रियांश गुस्से से ये सब बोल वहां से जाने लगा। परिधि का हाथ पकड़ के तभी रेशमा बोली, हाँ हाँ तुम्हें कब परिधि की कोई गलती दिखाई देती है जो आज देखोगे। आज जानते भी हो कि इसने हम सब के साथ क्या किया है। आज इसकी बेवकूफियों की वजह से हम सब का एक्सीडेंट होने वाला था। बाल बाल बचे हैं हम सभी, पर तुम्हें क्या, जाओ लगाओ बेचारी बहू को मरहम। एक्सीडेंट? माँ मासी क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रियांश की थोड़ा हैरान हो पूछने पर सुगंधा उससे कहती है,
वो हाँ बेटा, दरअसल नयन के पैरों में चोट लग गई थी तो उसे ही हॉस्पिटल लेकर जाना था। परिधि गाड़ी ड्राइव कर रही थी और पता नहीं अचानक से क्या ही गया, गाड़ी एकाएक काबू से बाहर हो गया और हमारा एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी परिधि में किसी तरह से गाड़ी को दूसरे तरफ मोड़ लिया और हम सब बच गए। और हाँ रियांश बेटा, जो तुम इसके चोट देख रहे हो ना, ये तो इसने खुद ही लगाए है, लेकिन इस नयन बच्ची को जो चोट लगी है ना, ये भी इसी बहू की ही लापरवाही का नतीजा है। मुझे बोलते रहते हो ना कि मैं इसे बेकार में सुनाती हूँ, पर देख लो आज तो इसने काम ही ऐसे किए हैं जो मुझसे चुप रहा ही नहीं जा रहा है। कहाँ मैं कल वापस गांव जाने वाली थी, अब मुझे जब तक नयन ठीक ना हो जाए यहीं पर रहना होगा। चलो नयन बेटा, मैं तुम्हें खुद कमरे में लेकर चलती हूँ। रेशमा बहुत खड़ी खोटी सुना वहां से नयन को अपने सहारे लेकर कमरे की तरफ चल देती है और नयन भी अपने होठों पर मायूसी लिए पर अंदर खुशी का समंदर भरे खुद से बोल रही होती है, ये हुई ना बात, आज तो मजा ही आ गया, झूठी मोच की नौटंकी करने का इतना फायदा मिल जाएगा मुझे, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। वैसे जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, उस परिधि को तो सबक सिखाना ही था, हर वक्त मेरे और इस घर के बीच में आ जाती है। बड़ी आई थी रेशमा माँ के नजरों में अच्छी बनने वाली, कर दिया मैंने उसका इलाज। इधर रेशमा के इतने ताने सुनने के बाद परिधि की आंखों से आंसू निकल गए। उसके आंखों से आंसू बहते देख सुगंधा उसके पास जाते हुए प्यार से बोली, ये क्या परिधि बेटा, आप दीदी की बात सुनकर रो रही है? आपको पता है कि आज आपने कितना बड़ा काम किया है? हम जानते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट आपके वजह से नहीं होने वाला था, पर आज हम सब की जान तो आपने ही बचाई है। अगर उस वक्त भी आपने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद ही आज हम सब बच पाते। सुगंधा की प्यार भरे बात सुन परिधि से रहा नहीं गया कर वो उनके गले से लिपट बहुत रोने लगी, जिसे देख रियांश को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो वहां चुपचाप खड़ा था क्योंकि सबके बीच वो परिधि को समझा भी नहीं सकता था। लेकिन सुगंधा जानती थी कि इस वक्त परिधि को केवल रियांश का प्यार ही संभाल सकता है, इसीलिए वो उसे अपने गले से अलग करते हुए बोली, परिधि बेटा, आज जो हम सब के साथ हुआ है उसके बाद हम सबको आराम की जरूरत है, उसमें आप ही आते हैं, इसीलिए आज आप घर का कोई भी काम नहीं करेगी, सारा काम कल से करिएगा। रियांश तुम परिधि बेटा को अपने कमरे में ले जाओ। सुगंधा की बात सुन रियांश भी आगे बढ़ परिधि का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ परिधि माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तुम आज भर के लिए आराम कर लो, काम सब हो जाएगा। ये बोल वो परिधि को अपने साथ कमरे में लेकर आ जाता है। कमरे में, परिधि तुम यहाँ बेड पर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। रियांश परिधि को बेड पर बिठा देता है और कमरे से कहीं बाहर चला जाता है। लेकिन इस वक्त परिधि इतना डरी हुई होती है कि वो बस उस मंजर को ही याद करती रहती है और बार बार वो सब याद आते ही उसे लगता है कि आज उसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ी थी। कुछ देर बाद रियांश अपने हाथ में एक ट्रे पकड़े कमरे के अंदर आता है, लेकिन वो अभी भी परिधि को उसी तरह बैठे देख खुद में धीरे से उदास हो बोलता है, लगता है परिधि उस एक्सीडेंट की वजह से कुछ ज्यादा ही डर गई है इसीलिए इतना मायूस है, पर मैं कुछ भी करके इसे खुश करके ही रहूंगा। तुम में जीने की वजह हो परिधि, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता हूँ। ये सब खुद में बोल वो झट से अपने चेहरे पर नकली स्माइल लाते हुए खुशी से उसके पास जा बैठते हुए कहता है, ये लो परिधि, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे पतिदेव ने खास अपने हाथों से नूडल बनाए हैं, अब जरा खाकर तो बताओ कि अच्छी बनी है या नहीं। वैसे तो मुझे नूडल बनानी बहुत अच्छी तरीके से आता है, पर वो क्या है ना कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मुझे काफी कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसीलिए थोड़ा डाउट है कि कैसी बनी है। अब खाओ इसे, मुझे ऐसे देख क्या रही हो। रियांश परिधि को ये सब बोल रहा था, पर परिधि इस वक्त बस उस एक सीने से लिपट कुछ वक्त बिताना चाह रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा करे या नहीं। तभी वो मासूम भरी होठों से बोली, रियांश जी क्या आप मुझे कुछ देर अपने सीने से लगा कर रखेंगे, मुझे इस वक्त आपके पास रहने का मन कर रहा है। रियांश ने जब ये बात सुनी वो मुस्कुरा पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, वाह क्या गजब की लड़की हो तुम भी परिधि, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे बाहों में आने के लिए तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे बीच अभी फिजिकली रिश्ता नहीं बना है, पर हमारे बीच प्यार का रिश्ता है, और ये रिश्ता सबसे ऊपर होता है। क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं? रियांश की बात सुन परिधि मुस्कुरा कर उसके सीने से चिपक कर लग जाती है और उदास भरे मन से कहती है, रियांश जी आज जब वो गाड़ी मेरे काबू से बाहर हो गई थी ना, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद हम दोनों का साथ बस यही तक का था। मैं नहीं जाना चाहती थी आपसे दूर रियांश जी, मैं चाहती हूँ कि जब मेरी मौत भी हो ना तो आपको देखते देखते ही मैं मरूं। परिधि बातों बातों में अपने दिल की बात बोलने लग गई, जो सुन रियांश को बहुत बुरा लगा और इसीलिए वो परिधि को खुद से अलग कर बिना कुछ बोले उठकर जाने लगा। रियांश को ऐसा करते देख परिधि झट से उसका हाथ पकड़ लेती है और बेड पर बैठे बैठे ही कहती है, क्या हुआ रियांश जी, आप मुझे छोड़कर जाने क्यों लगे? कुछ नहीं, तुम ये नूडल खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। रियांश को कौन सी बात बुरी लगी ये बात परिधि समझ गई और इसीलिए वो बेड पर से उठकर खड़ा होते हुए अपने दोनों हाथों से खुद के कान पकड़ प्यार भरी आवाज में बोली,
आई एम सॉरी रियांश जी, मुझे पता है कि आपको कौन सी बात से इतनी तकलीफ हुई, पर मैं वो सब जानबूझकर नहीं बोली, बस मुंह से निकल गया। इस बार माफ कर दीजिए। अच्छा, अगर यही बात मैं बोलता तो तुम्हें कैसा लगता बताओ। तुम जानती हो ना कि मुझे ये सब बातें सुनना जरा भी पसंद नहीं है। अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ वो बोला ना तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। रियांश ने थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए बोला। उसकी बात सुन परिधि झट से अपनी हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोली, ओके, पक्का मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी और ना ही आप बोलेंगे, इसीलिए प्रॉमिस कीजिए। परिधि की बात रियांश को समझ में नहीं आए और वो बोला, ये हाथ क्यों बढ़ाई है तुमने? वो इसीलिए कि पहले आप अपनी ये वाली उंगली मेरे इस छोटी उंगली से उलझाइए और बोले पिन की प्रॉमिस। व्हाट पिन की प्रॉमिस? ये किस तरह का प्रॉमिस है? मतलब तुम और तुम्हारी बातें सब अलग ही होती है। तो फिर मैं हूँ ही सबसे अलग। वो तो आपको भगवान जी का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने आपको मुझ जैसी लड़की दी है। परिधि ये जरा मजाकिया अंदाज में बोल अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लेती है। तभी रियांश उसके कमर में अचानक से हाथ डाल उसे खुद के बेहद करीब खींच लेता है और उसके आंखों में देखते हुए होठों को प्यार से छूते हुए कहता है, इस बात के लिए तो मैं तुम्हारे भगवान जी का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ मिसेज रियांश सिंघानिया। रियांश के इस तरह से इतने करीब आ जाने से परिधि के पूरे शरीर में एक अलग ही गर्मी आ जाती है और चेहरा एकदम शर्म से लाल होने लगता है। वो हकलाते हुए बोलती है, रियांश जी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या करने वाला हूँ? रियांश परिधि के शर्माने से और ज्यादा उसे छेड़ रहा था और परिधि खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी, बस अपनी नजरें को इधर से उधर कर खुद के दिल को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रियांश कहाँ छोड़ने वाला था इतनी जल्दी उसे। मजाक मजाक में रियांश परिधि की आंखों में खो सा गया और धीरे धीरे वो उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहे था परिधि की सांसें और तेज हुए जा रही थी। अगली सुबह परिधि रियांश के बाहों में एकदम चिपक कर सोए हुई थी और रियांश भी उसे खुद में समेटे पूरे गहरी नींद में था। तभी अचानक से टेबल पर रखे घड़ी का अलार्म बजने लग जाता है। उस अलार्म की आवाज सुन परिधि का नींद खुल जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है और रियांश को इतने नींद में सोते हुए देखती है तो वो हड़बड़ा कर सबसे पहले उस घड़ी का अलार्म ऑफ कर देती है, फिर रियांश को निहारते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, कितने चैन से सो रहे हैं। इस अलार्म की वजह से इनकी अभी नींद खुल जाती। वैसे भी मेरी वजह से ये हमेशा मासी जी से बात ही सुनते रहते हैं। कम से कम सुबह तो पूरी नींद कर ले। इतना बोल वो मुस्कुराकर अपने पेट पर से रियांश की हाथ को हल्के से हटाने लगती है ताकि उठकर बाथरूम जा सके। लेकिन परिधि जैसे ही उसका हाथ हटाने लगती है रियांश झट से उसकी कमर को कस उसे अपनी ओर खींच लेता है और प्यार से बोलता है, गुड मॉर्निंग माय लवली वाइफ। रियांश की बात सुन परिधि खुश हो जाती है और बड़े ही प्यार के साथ पूछती है, मुझे लगा कि आप सो रहे हैं पर आप जगे हुए हैं। अच्छा अब अपना ये हाथ हटाइए ना मुझ पर से, मुझे फ्रेश होने जाना है। वैसे भी कल जो कुछ हुआ उस वजह से मासी मुझसे बहुत अपसेट है, अब मैं लेट से उठकर उन्हें और अपसेट नहीं करना चाहती हूँ। क्या यार परिधि, तुम हर वक्त खुद को ही क्यों सब कुछ के लिए दोषी मानती रहती हो? और हाँ, तुम इस घर की बहू हो ना कि नौकरानी जो सबके इशारे पर काम करोगी। मैं बता रहा हूँ अगर अब मासी ने तुमसे हद से ज्यादा काम करवाए तो मैं फिर चुप नहीं रहने वाला। अरे मुझसे तुम्हें इस हाल में नहीं देखा जाता है। रियांश सुबह सुबह ही गुस्सा होने लगा, ये देख परिधि झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रख बोली, बस बस अब चुप हो जाइए। सुबह हुआ नहीं कि आप भी शुरू हो गए। देखिए मासी जी हमसे बड़ी है तो मैं उनके खिलाफ ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। वैसे भी मैं ही इस घर की बहू हूँ, इसीलिए ना वो मुझे ही काम करने के लिए कहती है और मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। तो मिस्टर रियांश सिंघानिया अब आप मुझे छोड़िए और उठने की तैयारी कीजिए। जब तक आप फ्रेश होंगे मैं झटपट नाश्ता रेडी कर देती हूँ। परिधि इतना बोल जल्दी से रियांश का हाथ हटा उठकर बेड पर से चली जाती है और रियांश इसे देखते हुए खुद में ही कहता है, क्या गजब की लड़की बनाई है भगवान जी आपने। मासी इसे इतना टॉर्चर कर रही है पर फिर भी ये है कि हर बात को मुस्कुराकर सुन भूल जाती है। ये सच में बहुत अलग है सबसे। नीचे हॉल परिधि जल्दी जल्दी नहा धोकर नीचे आए और झट से वो सबसे पहले मंदिर की तरफ गई ताकि रेशमा के उठने से पहले वो पूरे मंदिर की सफाई कर दे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो पूरा मंदिर पहले से ही एकदम साफ हुआ रखा था और तो और मंदिर में पूजा भी हो चुकी थी। ये देख वो थोड़ा हैरान हो खुद में बोली, अरे ये क्या, आज ये मंदिर की सफाई किसने कर दी? इतनी सुबह तो घर में कोई भी नहीं जगता है, फिर और पूजा भी हो गई है। कहीं मासी जी आज जल्दी तो नहीं जग गई? नहीं नहीं, वो अपने टाइम के हिसाब से ही चलती है। परिधि अभी इस हैरानी में थी ही कि तभी पीछे से नयन बड़े ही मधुर आवाज में बोली, परिधि जी आप जग गई। नयन की आवाज अचानक से सुन परिधि झट से पीछे मुड़ देखने लगी। सामने नयन को हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी देख वो एकदम से हड़बड़ा कर उसके पास जाते हुए पूछी, नयन ये आप क्या कर रही है? आप इतनी सुबह, पर आप तो 7 बजे जगती है ना, और फिर आपने सबके लिए चाय क्यों बनाई? मैं तो जग ही गई थी, बस आ ही रही थी।
परिधि को लगा कि शायद नयन आज जल्दी जग गई इसीलिए चाय बना ली, उसे पीनी होगी। पर फिर नयन परिधि से जरा उदास होकर बोली, वो परिधि जी दरअसल बात ये है कि कल रात रेशमा माँ ने मुझसे कहा कि आज से मंदिर की सफाई और उनके लिए चाय खाना जो भी वो खाएंगी वो सबका सब मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगी, क्योंकि वो आज से आपके हाथ से किया हुआ कोई भी काम नहीं स्वीकार करेगी। नयन की बात सुनते ही परिधि के हाथों से अपने पकड़े साड़ी का आंचल छूट जाता है और उसके सर पर से साड़ी हट जाता है। वो एकदम दुखी हो जाती है और आंखों में पानी भी आ जाती है। परिधि को रोता देख नयन मन ही मन डेविल हंसी के साथ खुद में कहती है, ये तो सब अभी शुरुआत है परिधि, आगे आगे देखती जाओ। मैं तुम्हें सबके नजरों से ना गिरा दिया तो मेरा नाम भी नयनतारा नहीं। अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, फिर इसके लिए मुझे तुम्हें ही इस घर से रफा दफा क्यों ना करना पड़े। इस ऐशो आराम की अब आदत लग गई है मुझे। नयन एकदम खुश होते हुए वहां से इठलाती हुई चली गई, लेकिन परिधि वहीं पर खड़ी आंखों के आंसू को पोंछते हुए खुद में बोली, क्या भोलेनाथ, मैं चाहूँ जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ पर हर बार मैं मासी जी के नजरों में गलत ही साबित हो जाती हूँ। अब तो उन्होंने मेरे हाथों का बना खाना तक को मना कर दिया है। आखिर में उन्हें मुझ में ऐसी कौन सी कमी नजर आती है जिस वजह से वो मुझसे इतना चिढ़ती है। परिधि दुखी मन से भगवान से बात कर रही थी, तभी शांति देवी अपने लाठी के सहारे चलाते हुए अपने कमरे से बाहर आते हुए बोली, मेरी बेटी में कोई भी कमी नहीं है, दरअसल जिसे मेरी बेटी में कमी नजर आती है असल में उसकी आंखों में खराबी है। दादी की बात सुन परिधि बड़े ही हैरान हो गई और हैरान होकर बोली, दादी माँ आप ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा बोल रही हूँ मतलब, तुम्हें क्या लगा मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे उस रेशमा की बच्ची को तो मैं आज सबक सिखाती हूँ। मेरी बच्ची को रुलाया उसने, उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। शांति देवी उस घर की बड़ी थी और रेशमा भी उसके सामने ज्यादा नहीं बोल सकती थी। लेकिन जब परिधि ने देखा कि दादी माँ मासी को डांटने वाली है वो भी उसकी वजह से, तो उसने झट से दादी को रोकते हुए कहा, नहीं दादी माँ, आप मेरी वजह से मासी जी को कुछ भी नहीं कहेंगी। और फिर वो हमारे घर की मेहमान भी तो है, अगर आप उन्हें डांटेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और फिर मैं इसलिए थोड़ी ना रो रही थी कि उन्होंने मुझे डांटा या फिर मुझसे काम करवाया, बल्कि मुझे तो उनके कहे काम करके अच्छा लगता था। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि मासी के आए इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन मैं फिर भी उनके नजरों में इस घर के लिए खुद को एक परफेक्ट बहू साबित नहीं कर पाई हूँ। मुझे लगता है शायद मेरी कोशिश में ही कोई कमी रह गई है, तभी तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मासी मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाती है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और तू ये बात सोच भी मत। अरे हम तो दिया लेकर भी रियांश के लिए तुझ जैसी लड़की ढूंढते ना तो हमें कभी भी नहीं मिलता। मेरे रियांश ने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी उसे तुम जैसी पत्नी मिली है, जो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को अपना मानती है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, हमारी परिधि हमारे अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें मिली है। प्यार से कहते हुए सुगंधा भी उसके पास आ पहुंची। तभी परिधि खुशी से बोली, नसीब वाले आप लोग नहीं बल्कि दादी माँ मैं हूँ, जिसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। अच्छा अब आप लोग मेरी तारीफ करनी बंद कीजिए और जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं जल्दी से आप सबके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है बेटा जाइए। परिधि खुशी से मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद सुगंधा उदास हो शांति से कहती है, कितनी अजीब बात है ना माँ, हमारी परिधि में इतने सारे गुण हो कि उसका गिन पाना मुश्किल है, पर फिर भी दीदी को परिधि के एक भी अच्छाई नहीं दिखाई देती है, बस हर वक्त उस बच्ची को डांटती ही रहती है। हम सिर्फ ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि अगर उन्हें कुछ समझाना भी चाहेंगे तो उन्हें हमारी बातों का बुरा लग जाएगा और इस वजह से बेचारी परिधि सह रही है। बहू तुम इतना दुखी मत हो, तुम्हें पता है ना कि जब शुरू शुरू में परिधि इस घर में आई थी तो तुम भी उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर धीरे धीरे उसने अपने गुण से तुम्हें उससे प्यार करने पर मजबूर कर ही दिया और इस घर में आपको अपना बना लिया। तुम देख लेना वो बहुत जल्द रेशमा को भी अपने आप से प्यार करने पर मजबूर कर देगी। आखिर में वो बच्ची है ही इतनी अच्छी कि कोई भी ज्यादा दिन तक उससे नाराज नहीं रह सकता है। जी माँ आप बिल्कुल सही बोल रही है, हमारी परिधि बेटा बहुत ही प्यारी है। किचन, परिधि बड़े ही प्यार से सबके लिए नाश्ता बन रही थी, तभी उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ी। उसे देखते ही वो झट से खाना बनाना छोड़ जल्दी से उसे खोल देखते हुए बोली, ये क्या, इस डस्टबिन में ये किस चीज के बिल है, वो भी इस बड़े से पोलोथिन के साथ। ये पोलोथिन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी खाने की चीज की हो, पर इस घर में वो भी इतनी सुबह सुबह बाहर से खाना कौन मंगवा सकता है। और ये बिल, इस पर तो किसी भगवत भंडार का नाम लिखा हुआ है। ये तो वही है ना जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक ढाबा जैसा खाने की जगह बनी हुई है, पता नहीं। परिधि अभी कुछ में सोच विचार कर ही रही थी कि तभी वहां नयन एकाएक आ पहुंची और बड़े ही चहकते हुए आवाज में बोली, परिधि जी आप वहां डस्टबिन की तरफ क्या ढूंढ रही है? परिधि ने जैसे ही नयन की आवाज सुनी वो झट से वो डस्टबिन ने निकाले पर्ची को अपने साड़ी के पल्लू में छिपा उसकी तरफ मुड़ बोली, आप
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव।